क्या हो अगर आपके सबसे करीबी दोस्त ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं? नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो हमारे डिजिटल भविष्य को शेक दे रही है। तो चलिए समझते हैं राजनीति, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर सच की इस लड़ाई को। ये बात है साल 2025 के आखिर की। अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने सबसे करीबी यूरोपीय साथियों पर ही प्रतिबंध लगा दिए। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो आखिर वजह क्या थी? कोई जमीनी जंग नहीं, बल्कि एक डिजिटल लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसका मकसद था ये तय करना कि इंटरनेट पर किसका कंट्रोल होगा। ये सिर्फ डेटा की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों और सच्चाई पर काबू पाने की जंग थी। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल जंग का ऐलान कैसे हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने अटलांटिक के दोनों पार इस झगड़े को भड़का दिया। ये सब शुरू हुआ 23 दिसंबर 2025 को, जब अमेरिका ने 5 बड़ी यूरोपियन हस्तियों पर वीज़ा बैन लगा दिया। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप था कि ये लोग अमेरिकी कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप लगा रहे थे, खासतौर पर उन विचारों पर जो उन्हें पसंद नहीं थे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों पर बैन लगाने की नहीं है। नहीं, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। ये दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है। इस बात का टकराव कि इंटरनेट को चलाने के नियम आखिर होने कैसे चाहिए। और इस पूरे टकराव की जड़ में है एक कानून, जिसे कहते हैं डिजिटल सर्विसेज एक्ट या डीएसए। ये यूरोपियन यूनियन का एक कानून है जो बड़ी टेक कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध कंटेंट जैसे हेट स्पीच और झूठी खबरों के लिए जिम्मेदार बनाता है। और यहीं पर दो दुनियाओं की सोच आपस में टकराती है। अमेरिका का मानना है कि डीएसए एक तरह की सेंसरशिप है जो उनकी कंपनियों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। वहीं यूरोप का कहना है कि ये उनकी डिजिटल सॉवरेनिटी यानी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए ज़रूरी है। उनका तर्क सीधा है, जो चीज़ असल दुनिया में गैरकानूनी है वो ऑनलाइन भी गैरकानूनी होनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था। उनका मैसेज क्लियर था, अमेरिका बाहर की ताकतों को ये तय नहीं करने देगा कि अमेरिकी नागरिक अपने ही प्लेटफॉर्म पर क्या देख और पढ़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जवाब भी उतना ही तीखा था। उन्होंने इन प्रतिबंधों को यूरोप को डराने धमकाने की कोशिश और उसकी संप्रभुता पर हमला बताया। उन्होंने साफ किया कि यूरोप अपने डिजिटल स्पेस के नियम खुद बनाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये विवाद अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। असल में ये रातों रात नहीं हुआ। इसको हवा मिली उस माहौल से जो पहले से ही बुरी तरह बटा हुआ था। हमारी टूटी फूटी सूचना की दुनिया ने इस आग में घी का काम किया। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। 2025 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में लोग अपनी खबरों के लिए सोशल मीडिया और वीडियो पर टीवी और न्यूज़ वेबसाइटों से ज़्यादा निर्भर हो गए। सोचिए, आधे से ज़्यादा यानी 54% लोग अपनी खबरें सोशल मीडिया से ले रहे थे। और ये सिर्फ खबरें देखने का तरीका नहीं बदला है, इसने हमारे पूरे इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम को, मतलब जिस तरह से हम तक जानकारी पहुंचती है, उसे ही बदल कर रख दिया है। अब हम सब एक ही जगह से खबरें नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऐसी जगहों से ले रहे हैं जो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। 2022 के बाद इसके यूजर्स में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। अमेरिका में दक्षिणपंथी सोच वाले यूजर्स 3 गुना बढ़ गए, जबकि ब्रिटेन में प्रगतिशील सोच वाले आधे रह गए। प्लेटफॉर्म्स खुद राजनीतिक खेमों में बंट गए थे। और इसी नई बंटी हुई दुनिया को समझने के लिए 2 शब्द बहुत ज़रूरी हैं, फिल्टर बबल और इको चेम्बर। एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं, और हम सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। इसका नतीजा, हम अपनी ही सोच के बुलबुले में कैद हो जाते हैं और दूसरों की बात समझना और भी मुश्किल हो जाता है। और जब माहौल पहले से ही इतना गर्म था, तो उसमें टेक्नोलॉजी ने आकर जैसे पेट्रोल डाल दिया। हम बात कर रहे हैं डीप फेक्स की। इसके आने से खेल पूरी तरह बदल गया। बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 2023 में डीप फेक से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में 3000% की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, 3000%। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं, ये एक सुनामी है। और पैसों के मामले में इसकी कीमत भी बहुत बड़ी है।
अनुमान है कि 2027 तक सिर्फ अमेरिका को जेनरेटिव एआई फ्रॉड की वजह से $40 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसका जो सामाजिक नुकसान है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। दुनिया में जितने भी डीप फेक वीडियो हैं, उनमें से 96% गैर सहमति से बनाई गई अंतरंग तस्वीरें या वीडियो होते हैं, और लगभग हमेशा इनका निशाना महिलाएं होती हैं। ये डिजिटल हिंसा का एक भयानक रूप है। तो आखिर ये डीप फेक है क्या भला? ये एक सिंथेटिक मीडिया है, मतलब वीडियो, ऑडियो या तस्वीर जिसे एआई की मदद से बनाया जाता है। इसमें किसी भी इंसान का चेहरा या आवाज़ इस तरह बदल दी जाती है कि वो कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखता है जो उसने असल में कभी किया ही नहीं। ये डिजिटल नकल है, लेकिन बिल्कुल असली जैसी। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। किसी कंपनी के सीईओ की आवाज़ की नकल करके पैसे ऐंठने से लेकर फेस स्वैप के जरिए ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को धोखा देने तक, ये अपराधियों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीति या टेक्नोलॉजी की नहीं रही, ये लड़ाई है सच्चाई के भविष्य की, हमारी उस साझा हकीकत की जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। यहाँ एक बहुत खतरनाक आइडिया काम करता है जिसे लायर्स डिविडेंड कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई भी वीडियो या ऑडियो नकली बनाया जा सकता है, तो कोई भी बुरे इरादे वाला इंसान असली सबूतों को भी डीप फेक कहकर आसानी से खारिज कर सकता है। इससे हर तरह के डिजिटल सबूत पर से भरोसा ही उठ जाता है। इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एक स्प्लिंटर नेट का बनना, यानी एक टूटा हुआ इंटरनेट। एक तरफ होगा यूरोप का सख्त नियमों वाला इंटरनेट और दूसरी तरफ अमेरिका का आज़ाद और बिना नियमों वाला इंटरनेट, यानी दो अलग डिजिटल दुनियाएं जहां सच और हकीकत के नियम भी अलग अलग होंगे। तो हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नकली हो सकता है, हम नियम बनाने का हक और ताकत किसे दें? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।